प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच रत्नापुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी वीरता न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी मृगालिनी अत्यंत दयालु और बुद्धिमानी थी, जो सदैव गरीब और असहाय लोगों की सहायता करती थी। राजा वीरेंद्र सिंह के छोटे भाई चंद्रभान के मन में राज्य पाने का गहरा लालच था। वह राजा और रानी के प्रेम और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता से बहुत जलता था। उसने अपने एक मित्र, जो एक कपटी तांत्रिक था, के साथ मिलकर एक योजना बनाई। तांत्रिक ने महल में आकर राजा को यह विश्वास दिला दिया कि रानी मृगालिनी के कारण राज्य पर भारी संकट आने वाला है और यदि रानी का त्याग नहीं किया गया तो राज्य का विनाश निश्चित है। राजा, जो अपने राज्य और प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, इस अंधविश्वास के जाल में फंस गए। भारी मन से राजा ने निर्दोष रानी को महल से निष्कासित कर दिया। रानी ने बिना किसी शिकायत के इस कड़वे सच को स्वीकार किया और जंगल के एक ऋषि के आश्रम में शरण ली। वहीं उन्होंने अपने पुत्र आदित्य को जन्म दिया और उसे शास्त्रों की शिक्षा दी। इधर रतनपुर में चंद्रभान का अत्याचार बढ़ने लगा। उसने राजा को धीरे धीरे कैद जैसा महसूस कराना शुरू कर दिया। जब आदित्य युवा हुआ तो उसे पता चला कि उसकी माता ने महल के रेशमी बिस्तरों को छोड़कर रानी मृगालिनी अब जंगल की सूखी घास पर सोती थी। ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में रहते हुए उन्होंने अपनी राशि ठाट बाट पूरी तरह भुला दिया था। अब राजकुमार आदित्य का जन्म हुआ तो पूरे जंगल के पशु पक्षियों में एक नई ऊर्जा दौड़ आई। ऋषि ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक न केवल धनुष की ढंकार से शत्रुओं को हराएगा बल्कि अपनी वाणी से सत्य का स्थापन करेगा। आदित्य को बचपन से ही यह सिखाया गया कि असली शक्ति शरीर में नहीं बल्कि चरित्र में होती है। वह दिन भर तपस्वी राजकुमारों के साथ कंदमूल इकट्ठा करता और रात को अपनी माता से न्याय शास्त्र की शिक्षा लेता। इधर रत्नापुर में राजा वीरेंद्र अपनी पत्नी के वियोग में आधे मरत समान हो गए थे। चंद्रभान ने इस स्थिति का लाभ उठाकर राज्य को बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसने भारी कर लगा दिया और जो भी उसके खिलाफ बोलता उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता। प्रजा त्राही त्राही कर उठी। तांत्रिक ने महल के गुप्त कक्ष में अपनी शक्तियां बढ़ाना शुरू कर दी, जिससे पूरे नगर एक भय के साए में जीने लगा। जब आदित्य 21 वर्ष का हुआ, अपनी माता के साथ अन्याय का पता चला। वह एक साधारण सैनिक बनकर रतनपुर की सेना में भर्ती हुआ और अपनी बुद्धिमानी से उसने चंद्रभान और तांत्रिक के बीच के गुप्त संवाद को सुन लिया। आदित्य ने बड़े दरबार में उन दोनों के धोखे का पर्दाफाश किया। जब राजा वीरेंद्र सिंह को वास्तविकता का पता चला तो उनकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। इधर राजकुमार उसी सेना में अपनी असाधारण तीर अंदाजी से सेनापति का ध्यान खींचा और शाही रक्षकों में जगह बना ली। उसने देखा कि राजा वीरेंद्र सिंह को चंद्रभान ने नशीली दवाएं देकर सुस्त और भ्रमित कर रखा है। एक पूर्णिमा की रात जब चंद्रभान और तांत्रिक गुप्त रूप से राजा को पूरी तरह रास्ते से हटाने की योजना बना रहे थे, आदित्य ने अपनी जादुई फुर्ती से उस कक्ष में प्रवेश किया। उसने के अकेले ही चंद्रभान के अंगरक्षकों को परास्त कर दिया। आदित्य ने चिल्लाकर कहा, अन्याय की आयु समाप्त हुई काका। शोर सुनकर सैनिक और दरबारी वहां इकट्ठा हो गए। आदित्य ने तांत्रिक के झोले से वह पात्र और जादुई पुतले बरामद किए जिनका उपयोग रानी को फंसाने के लिए किया गया था। सत्य सबके सामने आईने की तरह साफ था। राजा वीरेंद्र सिंह की मूर्छा टूटी और उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। चंद्रभान को राज्य की सीमा से निष्कासित कर दिया गया। रानी
जब वर्षों बाद महल की सीढ़ियों पर चढ़ी तो प्रजा ने फूलों की वर्षा की। आदित्य का राज्याभिषेक हुआ और अब उसने शपथ ली कि वह कभी भी किसी निर्दोष के खिलाफ बिना प्रमाण के निर्णय नहीं लेगा।